देखिए, एक बात तो तय है कि हम में से अक्सर जितना खाना खाते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा है जितना हमें ज़रूरत है। और बहुत दफ़ा हम खाना जो है ज़रूरत से ज़्यादा सिर्फ चस्के के लिए और मज़े के लिए खाते हैं। और बाज़ औक़ात खाना खाना एक तरह की एडिक्शन भी हो जाती है। और ये वो ऐसी एडिक्शन है कि जिसका हमें एहसास भी नहीं होता कि ये एडिक्शन है। कोई शख्स सिगरेट पीता है या किसी और नशे आवर अद्वियात का इस्तेमाल करता है तो उसको एहसास होता है कि ये बुरी बात है, बुरी आदत है और ये इस आदत को हटाना है। लेकिन ओवर ईटिंग ये उसी तरह की एडिक्शन है और बाज़ लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं रख सकते। इसीलिए जब डाइटिंग के प्लान्स लोग बनाते हैं और बड़ा उसके ऊपर अमल करना शुरू करते हैं और शीशे में अपने आप को देखते हैं कि पेट निकला हुआ है और भद्दा जिस्म है, और वो बहुत जज्बे के साथ उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, मगर एकदम वो एडिक्शन की वजह से अचानक वो फ्रिज खोलेंगे और जो पड़ा है वो सारा खाना शुरू कर देंगे। पूरी की पूरी जो है सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल जो है वो पूरी पी लेंगे, मीठा खाना शुरू कर देंगे, मिठाइयाँ खानी शुरू कर देंगे। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि हम सब नॉर्मल से ज़्यादा खाना खाते हैं। हमारे जिस्म का सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि जो इसकी एसेंशियल ग़िज़ा है वो इसको चाहिए, और वो जो एसेंशियल ग़िज़ा है वो कार्बोहाइड्रेट है यानी नशास्तेदार ग़िज़ाएँ, वो प्रोटीन है, वो फ़ैट है, और इसके अलावा हमें कुछ ट्रेस एलिमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि थोड़े चाहिए, जैसे मैग्नीज़ है, जैसे जिंक है, जैसे कॉपर है, क्रोमियम है, ये थोड़े से चाहिए होते हैं। और इसके अलावा हमें वाइटामिन्स चाहिए होते हैं। वाइटामिन ऐसे कीमियाई मादे होते हैं जो कि ग़िज़ा तो नहीं होते, मगर उनकी मौजूदगी में कीमियाई अमल ग़िज़ा को इस्तेमाल करके और जिस्म का हिस्सा बनाने में और उस ग़िज़ा से तवानाई हासिल करने के लिए उन वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है। और आपको पता है काफ़ी सारे होते हैं, कुछ जो हैं वो पानी में हल हो जाते हैं जिन्हें वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स कहते हैं, और कुछ जो है वो पानी में हल नहीं होते और वो फ़ैट में हल होते हैं, उन्हें फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन कहते हैं। और इन तमाम वाइटामिन्स और वो जो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फ़ैट्स बताए हैं, ये सब मिलकर ये हमारी जिस्म की ग़िज़ा बनते हैं। अच्छा, हमारे जिस्म में इस सारे को मैनेज करने का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। जब हम मुंह में खुराक डालते हैं तो यहीं से ही बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह हमारे जो दांत हैं और हमारी ज़ुबान है और वो उसको चबाना शुरू कर देती है, उसको आपस में मिक्स करना शुरू कर देती है, और जो ग़िज़ा को तोड़ कर सादा ग़िज़ा में तकसीम करना और तकसीम करके जिस्म का हिस्सा बनाना, ये काम मुंह से ही शुरू हो जाता है। हालांकि मुंह में ग़िज़ा थोड़ी देर के लिए रहती है, लेकिन जितना ज़्यादा मुंह के अंदर ग़िज़ा रहेगी, जितना अच्छे तरीके से चबाई जाएगी, जितनी अच्छी तरीके से वो हमारे सलाइवा या जिसे थूक कहते हैं उसके साथ मिक्स होगी और इसके बाद नीचे जाएगी, उतना नीचे वाली अंतड़ियों को और मैदे को उस ग़िज़ा को संभालने में आसानी होगी। उसके बाद वो खुराक की नाली से मैदे में चली जाती है, और मैदे के अंदर तेज़ाब होते हैं, मैदे के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि बुनियादी तौर पर इस ग़िज़ा को एक तो मैकेनिकली गूंदते हैं, एक तरह से गूंदते हैं बाकायदा, और गूंद के उसको आपस में क्रश करते हैं और आपस में खुराक को मिक्स करते हैं, और ख़ास तौर पर प्रोटीन वाला कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ हज़म होना शुरू हो जाता है, और तकरीबन 2.5 घंटे के बाद ये खुराक जो है वो मैदे से निकल कर अंतड़ियों में चली जाती है। हर वो खुराक जो 2.5 घंटे से ज़्यादा वक्त लगाए मैदे में रुकने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि हमने अपने सिस्टम को ओवरबर्डन कर दिया है। वो उस सूरत में होगा अगर ग़िज़ा की मिकदार ज़्यादा है। बहुत दफ़ा आपने महसूस किया होगा कि ग़िज़ा अगर मज़ेदार है, और ख़ास तौर पे ये जो भुनी हुई ग़िज़ाएँ, तो पेट भरने के बावजूद दिक्कत के साथ, तकलीफ़ के साथ भी आदमी वो खाता रहता है, जिसके नतीजे में ये होता है कि मैदे में खुराक ज़्यादा हो जाती है स्टमक में। जब वो ज़्यादा हो जाती है तो मैदे ने उसको निकालना तो है, तो वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म के अंदर उसको ग़िज़ा को निकालना शुरू कर देता है, और अगर फ़र्ज़ करें वो प्रोसेस करके भी निकाले तो उसको निकालने में 2.5 घंटे से ज़्यादा अरसा लगना शुरू हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, जब ये ग़िज़ा मैदे में हम ज़्यादा डालते हैं तो मैदा एक स्ट्रेचेबल ऑर्गन है, ये स्ट्रेच हो जाता है, और स्ट्रेच होकर ये बड़ा होना शुरू हो जाता है, और जब ये अपने नॉर्मल साइज से बहुत गुना बड़ा भी हो सकता है, और जब ये बहुत बड़ा हो जाता है तो अब जब तक ये फुल ना हो, जब तक ये ऊपर तक ना भरे,
तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वहाँ से एक कीमियाई मादा पैदा होता है जिसे ग्रेलिन कहते हैं, हार्मोन होता है ग्रेलिन। तो वो जो ही खुराक उसको ऊपर वाले हिस्से को टच करती है तो ग्रेलिन प्रोड्यूस होता है, और ग्रेलिन असल में निकल के हमारे दिमाग को बताता है कि भाईजान बस करें, बस भूख खत्म हो गई है। तो जितना स्टमक बड़ा होगा उतना ग्रेलिन को प्रोड्यूस होने में देर लगेगी और आदमी खाता रहेगा, और जब वो खाता रहेगा तो मैदा और बड़ा होता रहेगा और बड़ा होता रहेगा, तो हम उसको ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक तो मिकदार की मैंने बात की, दूसरा जो है हमने इसकी जो क्वालिटी है, जिस्म में जब भी कोई खुराक अंदर जाती है तो हमारी बॉडी की अपनी एक इंटेलिजेंस है, बॉडी का अपना एक सिस्टम है जो ये समझता है कि ये खुराक आई है कि नहीं आई है। हो सकता है इसको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से मैं आपको ना एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन आप समझ लीजिए इस बात को कि बॉडी को पता है कि मेरे इस्तेमाल की क्या चीज़ है, वो चाहे हार्मोनल लेवल पर हो, चाहे न्यूरोनल लेवल के ऊपर हो, चाहे वो किसी और मैकेनिकल परसेप्शन के लेवल के ऊपर हो। अगर तो वो खुराक है तो बॉडी उसको वेलकम करेगी और उसको एंजाइमेटिक प्रोसेस में डालकर उसको हजम करेगी। अगर वो खुराक नहीं है तो बॉडी के पास दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है, जब आप कहें कि खुराक नहीं है से क्या मुराद, खुराक नहीं है से मुराद वो चीज़ें जो सिंथेटिकली बनाई जाती हैं, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से बनी होती हैं, उनमें बहुत सारी फैक्ट्री से बनी हुई चीज़ें हैं। लेकिन वो चीज़ें जो ज़मीन से उगने वाली नबातात हैं, उन चीज़ों को जिसका ताल्लुक बेसिकली जिंदा चीज़ों से है, उन चीज़ों को बॉडी जो है वो खुराक समझती है। ख़ास तौर पे प्लांट ओरिजिन की चीज़ें हैं और ऑफ कोर्स एनिमल ओरिजिन भी। तो जब उसके अलावा कुछ चीज़ जाती है तो बॉडी के पास एक चॉइस तो ये है कि उसको करीब तरीन किसी सुराख में से बाहर निकाल दे। सबसे करीब सुराख तो मुंह है, तो लिहाजा जब बहुत ज़्यादा कोई हम इरिटेटिंग चीज़ खाते हैं तो आपको पता है उल्टी आ जाती है, बाहर निकल जाती है, और बाजू का तो डायरिया हो जाता है, नीचे से वो निकल जाती है सारी। और अगर बॉडी ऐसा करने में कामयाब ना हो तो बॉडी उसको पैक करके, जैसे घर में कोई गंदी सी चीज़ हो तो हम उसको फ़िलहाल कहीं बाहर नहीं फेंक सकते, तो हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। तो हमारी बॉडी में भी एक डस्टबिन है जिसका नाम फैट सेल है, और वो फैट सेल में डालना शुरू कर देती है। और वो जो है वो फैट सेल एक्चुअली समझने के लिए, गो इसके और भी बहुत से काम हैं, समझने के लिए आप देखिए कि जो चर्ब फैट है ना, ये बुनियादी तौर पे डस्टबिन है, और ये सारा गंद जाके वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब वहाँ अगर आप जितने मर्जी शॉपर में पैक करके गंद को डालेंगे तो वो गंद कुछ अरसे के बाद ताफुन पैदा करेगा, उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे, उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, वो पिघल जाएगा। तो ये भी जो गंद पैक किया वो पड़ा होता है फैट सेल के अंदर, ये कुछ अरसे के बाद फ्री रेडिकल्स में तब्दील हो जाता है जो कि सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये टॉक्सिन्स में तब्दील हो जाता है। ये तजाबियत वाले मादों के अंदर, हमारी बॉडी जो है वो तजाबियत पसंद नहीं करती, तो तजाबियत वाले मादों में तब्दील हो जाता है। और फिर कभी कभी तो ये कार्सिनोजन यानी कैंसर बनाने वाले मादों में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम एक तो मिकदार के लिहाज से ज़्यादा ना खाएं, और उसकी सिंपल सी एक बात है, ऐसा खाना और इतनी मिकदार में खाना जो 2.5 घंटे के अंदर हमारे स्टमक से निकल जाए और उसके बाद हमारा स्टमक खाली हो जाए, तो आप समझिए कि हमने सही खाना खाया है। दूसरी बात यह है कि हमारे जिस्म का एक क्लिनजिंग सिस्टम भी है। क्लिनजिंग सिस्टम के लिए अंतड़ियों को खाली होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक खाने और दूसरे खाने के दरमियान 6 से 8 घंटे का वक्फा नहीं रखते और मुसलसल अपने पेट को भरते रहते हैं तो जो बॉडी का क्लिनजिंग सिस्टम है वो काम नहीं कर सकता। अगर मकीन मुसलसल कमरे में रहें तो सफाई वाले आके कमरे की सफाई नहीं कर सकते, तो क्लिनजिंग सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता। इसलिए खाने के दरमियान बहुत मुनासिब वक्फा रखना बहुत ज़रूरी है। ये सारी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि रमज़ान शरीफ के अंदर हमें एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई है। मैं आपको दिल से बताता हूँ कि उसूली तौर पर तो जिस तरीके से रमज़ान में 2 खाने खाते हैं, आम जिंदगी में भी 2 ही खाने खाने चाहिए। ठीक है, बीच में आप कुछ लाइट ड्रिंक, कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं, क्योंकि रमज़ान शरीफ में तो शरई यानी हुक्मन आप बीच में कुछ भी नहीं खा सकते। लेकिन ये जो 2 खाना खाने वाली तरतीब है ना, ये आम जिंदगी के लिए भी बहुत बेहतरीन तरतीब है। तो रमज़ान शरीफ में मुझे और आपको ये मौका मिला है कि हम इस तरतीब को सीखें। दिन में 2 दफ़ा खाना खाना, और 2 दफ़ा खाने में एक अहम बात यह है कि जब हम रात को खाना खाते हैं तो रात के खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं सोना होता।
कम से कम 4 घंटे का वक्फा होना चाहिए हमारे डिनर और स्लीप टाइम के अंदर, राइट? क्योंकि अगर हम पेट भरे के साथ सोएंगे तो ये भी हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लिहाजा रमज़ान की तरफ आते हुए जो गलतियां हम रमज़ान शरीफ में खाने से मुतल्लिक करते हैं, पहली बात तो ये है कि लगता ये है कि हमने फाका किया और खाना कम खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज हम उससे ज़्यादा खा रहे होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि रमज़ान शरीफ में वो अपने वेट को कंट्रोल करेंगे, लेकिन जब ईद वाले दिन वो कपड़े सिलवाते हैं तो उनको पता लगता है कि पिछली दफ़ा से इस दफ़ा बेल्ट का साइज़ जो है वो थोड़ा बढ़ गया है और उनका वज़न ज़्यादा हो गया है। वो इसलिए कि उन्होंने मिकदार में ज़्यादा खाया होता है। सुबह की सहरी के दौरान बेतहाशा खाना खाना ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। इसी तरीके से अफ्तार में बहुत ज़्यादा खाना खाना ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। और अफ्तार के खाने के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुरगन खाना खाना, पकौड़े, समोसे, मीठी चीज़ें, और फिर जो हम ड्रिंक्स पीते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मीठा उसके अंदर होता है। और फज़ी ड्रिंक्स तो खैर बिल्कुल भी यानी मुनासिब नहीं है कि उनको पीना। तो फिर क्या किया जाए? किया ये जाए कि सुबह की सहरी के दौरान जितनी नेचुरल फूड हो सकती है, मसलन दही बहुत ज़बरदस्त है, मसलन दलिया बहुत ज़बरदस्त है, बाकी हमारे यहाँ रूटीन के मुताबिक जो रोटी चपाती पकती है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसको सालन के साथ खा लेना वो बिल्कुल दुरुस्त है। थोड़ा सा फल खा लेना ये बिल्कुल दुरुस्त है। थोड़े से नट्स खा लेना साथ सुबह ये बहुत दुरुस्त है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो शहद का थोड़ा सा इस्तेमाल जो है वो बहुत दुरुस्त है। इसी तरह अफ्तार के वक्त मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि हम अफ्तार के वक्त प्रॉपर खाना खाएं जिस तरीके से हम डिनर करते हैं, और उस डिनर से पहले पूरा का पूरा एक मील अफ्तारी के नाम के ऊपर खाना वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। दूसरा यह है कि अफ्तार के वक्त बहुत ज़्यादा पानी पी लेना ये बहुत मुनासिब नहीं है। अफ्तार के वक्त बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खा लेना ये भी बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है। जो ड्रिंक्स भी हम लें कोशिश करें कि वो फ्रेश जूसेस से बने हुए ड्रिंक्स हों, जैसे ये जो लेमन जो है, लेमन जिसको हम शिकंजबीन कहते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है। और कोशिश कीजिए कि उसके अंदर वाइट शुगर हम बिल्कुल ना डालें, और फज़ी ड्रिंक्स जो हैं वो भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसी तरीके से जो फलों का क्रश है जिसको हम स्मूथीज़ कहते हैं, जिसमें सिर्फ जूस नहीं बल्कि तमाम फलों को क्रश करके रखा जाता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है। तो ये किया जाए। दूसरी एक आखिरी चीज़ जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि रमज़ान शरीफ में हमें एक्सरसाइज भी नहीं छोड़नी चाहिए। गो उसके टाइमिंग को हम एडजस्ट कर सकते हैं कि क्या किए जाएं। एक तो बेस्ट टाइम उसका ये है कि अफ्तार से थोड़ा सा पहले, क्योंकि बाद में आपने कुछ खाना ही होता है, तो उस वक्त जो लोग लाइट एक्सरसाइज करते हैं वो अफ्तार से पहले लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो बाकायदा जिम करते हैं और यंग पीपल स्ट्रेनोस एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए जो दो बेस्ट टाइम हैं, एक टाइम तो सहरी से पहले है अगर मुमकिन हो ऐसा करना, और दूसरा जो बेस्ट टाइम है वो ये है कि अफ्तार करने के बाद, तरावी वगैरह से फारिग होने के बाद, फिर वो यानी खाना के तकरीबन 2-2.5-3 घंटे के बाद फिर वो एक्सरसाइज करके बाद में कोई जूस, कोई मिल्क, वो थोड़ा बहुत बाद में ले सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी सी बात लंबी हो गई, मगर ये सारी बातें थीं जो आपको बतानी ज़रूरी थी कि इस रमज़ान शरीफ को हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करें। इस अपॉर्चुनिटी नंबर 1, हमें अपनी रूहानी क्लिनजिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये कहा गया है कि आप रमज़ान शरीफ में एहतियात करें, फोहश बात ना करें, गैर ज़रूरी बात ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, झूठ ना बोलें, और जो भी अपने मामलात हैं उनके अंदर जो है एक रास्त गोई का मुजाहरा करें। तो वो तो ज़ाहिर एक रूहानी तरबियत है, वो इंसान हासिल ही करता है, और इबादात का एक पूरा निज़ाम है जो कि जिसको बाकायदगी के साथ अमल करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी सेहत, ख़ास तौर पर हमारी खुराक और हमारा एक्सरसाइज का पैटर्न, इसको बिल्डअप करने का एक सुनहरी मौका हमारे हाथ में आ गया है। और की पॉइंट ये है कि ना सहरी में ओवर ईट कीजिए और ना अफ्तारी में, और ख़ास तौर पर आपने देखा होगा अफ्तारी के बाद एकदम जिस्म निढाल होकर लोग लेटे होते हैं, और अब तरावी पढ़ने जाने के लिए भी एक तरह का ऐसे बड़ा एक बोझ महसूस हो रहा होता है, इसलिए कि हम एकदम अपने स्टमक को फिल कर लेते हैं। तो आप यही समझिए, अफ्तार के वक्त आप यही समझिए कि आपने ये डिनर कर रहे हैं,
और बिल्कुल थोड़ा सा खजूर से, जैसे मसनून है आप खजूर से वो रोज़ा अफ्तार कीजिए, उसके साथ यानी आप जिस नॉर्मल खाना खाइए, जिस तरह आप डेजर्ट नॉर्मल खाते हैं उसी तरीके से फलों को खाइए। उसको 2 मील में कन्वर्ट ना करें कि मगरिब की नमाज से पहले एकदम बहुत पेट को पहले भर लिया, पकौड़े समोसे ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, उसके बाद फिर नमाज पढ़ ली, फिर थोड़ी देर उठ के फिर आपने रोटी चावल सालन चिकन ये सारा कुछ खा लिया। तो ऐसा करने से तो आपके पूरे जिस्म का निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक्सरसाइज बिल्कुल ना छोड़िएगा प्लीज़। और अल्लाह ताला हम सबको एक ये कोरोना के सिलसिले से में भी ज़ाहिर है कुछ बहुत सारा पैटर्न डिस्टर्ब हुआ है, तो अल्लाह ताला हमें इस वबा से भी हमारी जान छुड़ाए और हमें जिस्मानी तौर पे भी मजबूत बनाए, ज़हनी तौर पे भी मजबूत बनाए, और हमें हमारी इमोशंस को भी जज्बाती तौर पे भी हमें मजबूत बनाए और रूहानी तौर पे भी हमें मजबूत बनाए। शुक्रिया।